Assalamualaikum. My name is Iman Abbasi. Welcome to my case study number 1. जून 1993 मुंबई पुणे हाईवे पर खोपोली के पास सुनसान झाड़ियों में एक बच्चे की लाश मिली। पुलिस की छानबीन करने पर पता चला कि वो लाश 1 साल के बच्चे बंटी की थी, जो कुछ महीने पहले गायब हो गया था। पर बंटी अकेला नहीं था। 1990 से 1996 के दौरान बंटी जैसे कई बच्चे गायब हुए थे और इनकी बॉडीज़ सुनसान इलाकों से ही मिली थी। ये बच्चे कौन थे? इनके साथ क्या हुआ था? कौन था इन सब केसेस के पीछे? इन सब के पीछे थी 3 औरतें, बहुत ही चालाक 3 औरतें थीं। एक माँ अंजना बाई, दूसरी उसकी बेटी रेणुका और उसकी दूसरी बेटी सीमा। अंजना बाई 1973 में अपने आशिक के साथ भागकर पुणे आई थी और वहां आकर उसने अपनी बेटी रेणुका को जन्म दिया था। रेणुका के जन्म के फ़ौरन बाद ही उसका शौहर उसे छोड़कर भाग गया था। अंजना बाई को चोरी की आदत थी। थोड़े टाइम के बाद अंजना बाई ने मोहन गवित नाम के शख्स से शादी की और 1975 में उसने अपनी बेटी सीमा को जन्म दिया। मोहन एक रिटायर्ड सोल्जर था। अंजना बाई की चोरियों के चलते मोहन को कई बार पुलिस का सामना करना पड़ता था। इस सबसे तंग आकर मोहन ने सोचा क्यों ना वो अंजना बाई को छोड़ दे, और फिर उसने अंजना बाई को छोड़ने का फैसला कर लिया था। थोड़े टाइम बाद मोहन ने दूसरी शादी करके घर बसा लिया था। उस टाइम अंजना बाई और उसकी बेटियों ने मिलकर ये तय किया कि वो मोहन से बदला लेंगी। रोज़ की ज़िंदगी में अंजना बाई की चोरियां बढ़ती गईं और अब उसने अपनी बेटियों को भी चोरी पर लगा लिया था। कई सालों तक ये तीनों उस इलाके के मशहूर मंदिरों में चोरी करती रहीं और इसी से वो तीनों अपना घर चलाती थीं। चोरी करना अब उनकी रूटीन बन गई थी और एक टाइम ऐसा आया कि उनके गुनाह का घड़ा भर गया। 1989 में रेणुका की शादी एक टेलर किरण शिंदे से हुई और फिर उसने अपने बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसके बावजूद उसकी चोरियां कम ना हुईं। 1980 में रेणुका पुणे के मंदिर में चोरी करती हुई पकड़ी गई। उसे लगा इस बार वो जेल चली जाएगी, उससे जेल हो जाएगी। इसी टेंशन में उसे ख्याल आया। उसने शोर करना शुरू कर दिया और उसने कहा, मैं यहाँ अपने बच्चे के साथ आई हूँ, मैं भला कैसे चोरी कर सकती हूँ। ऐसे में सब ने उस पर यकीन कर लिया और वो बच गई। ऐसे में उसने लोगों की सिंपैथी भी ले ली और वो बच निकली। लेकिन ये सिलसिला यहाँ ना रुका। रेणुका के चेहरे पर शैतानों जैसी स्माइल थी और उसने कहा, चोरी भी कर ली और सज़ा से भी बच गई। रेणुका ने जब ये बात अपनी माँ और बहन को बताई तो उन लोगों के शातिर दिमाग में एक साजिश रचाई। इसके बाद उन्होंने छोटे बच्चों को एक ढाल और एक या डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने छोटे बच्चों को किडनैप करना स्टार्ट कर दिया। मुंबई, पुणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से वो बच्चों को अगवा करते थे और बेसिकली उनका निशाना 1 से 5 साल के बच्चे होते थे और ऐसे बच्चे होते थे जिनके वालिदैन उनको ढूंढ भी नहीं सकते थे। इसी चीज़ का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया। रेणुका ने जब 1990 में 17 से एक बच्चे को अगवा किया और वो बच्चा एक भिखारी का था, ना तो उसको कोई ढूंढ पाता और ना कोई उसका पता करता। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए रेणुका उसे पुणे ले आई। जब वो उसे पुणे ले आई उसने उसे संतोष का नाम दे दिया। संतोष अब 1 साल का बच्चा था। संतोष को वो अपनी ढाल बनाकर पता नहीं कितनी चोरियों से वो बच निकली। अप्रैल 1991 संतोष कोल्हापुर के एक मशहूर मंदिर में लाया गया। यहाँ सीमा एक लेडीज़ का पर्स चोरी करते हुए पकड़ी गई। इस टाइम संतोष अंजना बाई के पास था और उसने लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए संतोष को ज़ोर से ज़मीन पर गिरा दिया। ऐसे में सब लोगों की तवज्जो का मरकज़ संतोष बन गया और सीमा बच निकली। जब वो संतोष को लेकर मंदिर से निकली, उस 1 साल के बच्चे की रोते हुए बहुत बुरी हालत थी क्योंकि उसे काफ़ी गहरी चोट लगी थी। अंजना बाई डर गई, ये सोच के कि उस बच्चे के रोने की आवाज़ से कहीं वो लोग पकड़े ना जाएं। पास ही एक इलेक्ट्रिक पोल था। अंजना बाई ने उस बच्चे का सर तब तक उस पोल के साथ मारा जब तक वो अपनी जान ना दे देता। इसके बाद उन लोगों ने उस बच्चे की बॉडी दूर फेंक दी। ऐसा ही दर्दनाक किस्सा गौरी का भी था। जब गौरी रोना बंद नहीं कर रही थी, उन्होंने उस 1.5 साल की बच्ची को मारकर उसके टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े एक बैग में भर दिए
और इसके बाद वो लोग उषा टॉकीज पहुँचे एक सिनेमा में, जहाँ पर जाकर उन्होंने मूवी देखी। इस दौरान उन्होंने वो बैग अपनी सीट के नीचे रख दिया था और उसके बाद उन्होंने वो बैग वहाँ के लेडीज़ रूम में छुपा कर रख दिया था। संतोष और गौरी की तरह उन्होंने कई बच्चों को मारकर उनसे पीछा छुड़ाया था। ऐसे ही ये तीनों औरतें बच्चों को अलग अलग तरीके से मारती थीं और किरण, जो कि रेणुका का शौहर था, वो इनकी बॉडीज़ डिस्पोज ऑफ करने में इनकी हेल्प करता था। 1990 से 1996 के टाइम में इन्होंने 40 बच्चों का ऐसे ही मर्डर किया था। इन सब के मर्डर्स के बाद एक इन्होंने मर्डर ऐसा किया जिसमें ये सब फंस गए। अक्टूबर 1996 में मोहन गवित और उसकी दूसरी बीवी प्रतिभा ने अपनी 9 साला बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवाई। उनकी बेटी का नाम क्रांति था और उनका शक अंजना बाई और उसकी बेटियों पर था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी सबसे बड़ी दुश्मन वही लोग हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा बखूबी था कि वो लोग उनके ख़ानदान से कितना नफ़रत करती थी। इन्वेस्टिगेशन की खबर सुनते ही अंजना बाई, उसकी 2 बेटियां और उसकी बेटी का शौहर किरण अंडरग्राउंड हो गए। उनके दिल में मोहन और प्रतिभा के लिए नफ़रत और भी बढ़ गई थी जब तक वो उनसे बदला ना ले लेते। अब इस बात का बदला लेने के लिए उन्होंने मोहन की छोटी बेटी को किडनैप करने का सोच लिया था। बदले का भूत उनके सर पर ऐसे सवार था कि बस उन्हें ये था कि मैंने बदला लेना है, और बिना कुछ सोचे समझे वो लोग शहर वापस आ गए। और इसी वक्त नवंबर 1996 में अंजना बाई, रेणुका, सीमा और किरण को अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने इनके घर नासिक में छापा मारा तो उन्हें वहां बच्चों के कुछ खिलौने और कपड़े मिले जिनके साथ खून लगा हुआ था। इससे पुलिस का शक और भी गहरा हो गया था। पूछताछ के दौरान तीनों औरतों ने ऐसी मासूम शक्ल बनाई जैसे वो एकदम बेखबर हों। पुलिस ने काफ़ी जोर लगाया। एट लास्ट सीमा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। इसके बाद उसने कबूल किया कि कैसे उन तीनों ने मिलकर मोहन की बेटी क्रांति का कत्ल किया और उसकी बॉडी पुणे में एक गन्ने के खेत में दफना दी। सीमा ने ये चीज़ भी एक्सेप्ट की कि ये सब कुछ उसकी मां अंजना बाई के कहने पर किया गया था। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि CID इन चारों के पिछले केसेस में लग गई, क्योंकि जो कपड़े उनके घर से मिले थे वो अलग अलग साइज़ के थे। इससे ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि ये सिर्फ इन्होंने एक बच्चा नहीं मारा। दूसरी साइड पे केस में एक टर्निंग पॉइंट आया जिसमें किरण ने अंजना बाई, रेणुका और सीमा का एक एक पोल खोल दिया था। कहाँ उन्होंने चोरी की, कहाँ उन्होंने बच्चों को डिस्पोज ऑफ किया और कौन कौन से बच्चे थे। ऐसा करके किरण इस सब से बच गया था और उससे माफ़ कर दिया गया था। 1997 में इन्वेस्टिगेशन के बीच में ही पुलिस की कस्टडी में ही अंजना बाई की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। इस टाइम तक ट्रायल की शुरुआत भी नहीं हुई थी। जब ट्रायल शुरू हुए, किरण के अलावा 150 गवाहों के स्टेटमेंट्स प्रोसिक्यूशन में दोबारा रिकॉर्ड किए गए। इन जून 2001, कोल्हापुर सेशंस कोर्ट फाउंड रेणुका एंड सीमा गिल्टी ऑफ 13 किडनैपिंग्स एंड 6 मर्डर्स ऑन ग्राउंड ऑफ द अवेलेबल एविडेंसेस, और इसी वजह से दोनों बहनों को सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी। और 2004 में उनके डेथ सेंटेंस को बॉम्बे हाई कोर्ट में भी अप्रूव हुआ था और 2006 में ये इनका डेथ सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रूव हो चुका था। इसके बाद सीमा ने 2008 में अपनी मर्सी पिटिशंस कायम की और रेणुका ने 2009 में, और काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के बाद 2014 में प्रेसिडेंट ने भी इनकी अर्जी मंजूर करने से इनकार कर दिया था और इनका डेथ सेंटेंस कायम रखने पर फैसला किया। गवित सिस्टर्स ने अपने लॉयर की मदद से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिक्वेस्ट पेश की कि उनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। उनका कहना था कि इतने सालों में प्रेसिडेंट का जवाब का इंतज़ार करते करते उन्हें काफ़ी मेंटली प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, क्योंकि वो लोग हर दिन मौत के डर में जी रही थी। 18 जनवरी 2022 के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जवाब देरी से मिलने पर उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली फेज़ से गुजर चुकी हैं, और इसी चीज़ को उन्होंने अपने ध्यान में रखते हुए इनकी सज़ा कन्वर्ट कर दी, जो कि फांसी थी। प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम ने एक दफ़ा कहा था, We limited the period of killing to 6 years. However, this had been going on for longer than that. The
वुमेन कुड नॉट रिमेंबर हाउ मेनी चिल्ड्रन दे हैड किल्ड। उन लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल याद नहीं था कि उन्होंने कितने मासूम बच्चों की जान ली है। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि उन्होंने ना जाने कितने बेगुनाह बच्चों को मारने से पहले इस बात का सोचा तक ना था, और ना ही उनकी शक्लों पर कभी कोई पछतावे की झलक भी दिखाई दी। आप लोग इस केस पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग किसी और केस के बारे में सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।